तो बच्चों पाठ 17 अनुच्छेद लेखन में हम अनुच्छेद लेखन का कार्य कर रहे थे और हमने 2 अनुच्छेद भी लिखे थे, प्रसिद्ध तीर्थस्थल और मेरे स्कूल बस। और अनुच्छेद में ही आगे आज मैं आपको अगला अनुच्छेद बताऊंगी कि संतुलित पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ। तो तीसरा अनुच्छेद है, कहने अनुच्छेद का तात्पर्य है कि संतुलित और पौष्टिक आहार ही हमें खाना चाहिए। आहार जो हमें लेना चाहिए वो संतुलित और पौष्टिक ही हो, जिससे हमारा तन मन है वो फुर्तीला रहे, हमारे शरीर में फुर्ती रहे, ताजगी रहे, जिससे हम नए नए कार्य करते रहें, पढ़ाई में भी हमारा मन लगा रहे। तो लिखिए संतुलित, तीसरा आपका अनुच्छेद है संतुलित पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ। ये आपका विषय है कि संतुलित और पौष्टिक जब खाओगे तो तन मन में भी स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी। अब किसी ने ठीक ही कहा है स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, वास होता है। देखिए, अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहेगा और मस्तिष्क भी हमारा क्रियाशील रहेगा, नई नई चीज़ों को सीखना चाहेगा, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है। आपको मालूम है कि अगर हमारा सिर दर्द हो जाए तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है क्या? मान लो आपको बुखार आ जाए या आपका पेट दर्द हो रहा हो, तब कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी क्या? किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है और बिस्तर पे पड़े ही हम कराहते रहते हैं। तो इसलिए जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा तन और मन भी स्वस्थ होगा। और अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग है, वो भी तरोताज़ा रहेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेगा, विचारेगा, उन पर विचार करेगा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि हम पौष्टिक भोजन करेंगे, यदि हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अगर हम पौष्टिक भोजन, अब पौष्टिक भोजन क्या होता है बच्चों? मान लो हम खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना, सुबह हमने नाश्ता किया, नाश्ते में हमें एक फल भी लेना चाहिए,
फल, सब्जियां, चावल, दूध, दही, ये सब हमारी पौष्टिक आहार में ही आती हैं। हरी सब्जियां, दालें पौष्टिक आहार हैं। तो अगर जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनके जो भी कैल्शियम से संबंधित चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर विटामिन ए हम नहीं लेते, विटामिन ए के चीज़ें नहीं लेते, गाजर नहीं खाते, हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पसंद ही नहीं होती, तो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। और क्योंकि हम टीवी देखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारी आंखों पर मोटा मोटा चश्मा लग जाता है बचपन में ही। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कई बच्चे देखो प्रार्थना करते समय धूप पड़ी और वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो संतुलित आहार नहीं लेते। बच्चे खाने में भी बहुत नखरे करते हैं। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए जो कि पौष्टिक आहार का एक भाग है, आवश्यक भाग है। हमें दालें ज़रूर खानी चाहिए, सभी तरह की दालें हमें खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें एक सब्ज़ी अच्छी लग रही है तो हम वही खाएं। सभी हरी सब्जियां, लौकी है, तोरई है, टिंडा है, पत्तेदार सब्जियां हैं, सभी सब्जियां आपको खानी चाहिए। दूध भी पीना चाहिए, दही भी खाना चाहिए। सभी चीज़ें आपको लेती रहना चाहिए। जो पौष्टिक आहार है वो आपको लेना चाहिए जिससे आप कमज़ोर नहीं हो, पढ़ाई में भी अव्वल आओ, अव्वल रहो हमेशा। अब देखिए, केवल हमें स्वाद के नहीं, हमें केवल स्वाद के लिए नहीं, हमें केवल स्वाद के लिए नहीं अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। करना भोजन करना चाहिए। अब देखिए, हमें मालूम है ये चीज़ कि जिस चीज़ में हमें स्वाद आता है, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं। मान लो हमें मीठी चीज़ में गाजर का हलवा पसंद है तो हम गाजर का हलवा तो खा लेते हैं, पर क्या कभी कच्ची गाजरें खाई हैं आपने? सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में आप कच्ची गाजरें कभी नहीं खाते हैं क्योंकि आपको पसंद नहीं आती, गाजर का हलवा पसंद है। और गाजर जो है वो दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हमें विटामिन ए मिलता है जो कि हमारे आँखों के लिए भी बहुत लाभदायी है। अब स्वाद भी देखना चाहिए परंतु उसके साथ साथ स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, संतुलित पौष्टिक आहार लेने से ही शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है। अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तभी संतुलित और पौष्टिक आहार लेते हैं। संतुलन, बैलेंस डाइट, संतुलित यानी बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं कि उसमें हमारे भोजन में दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं, हरी सब्जियां भी हैं और खड़े अनाज भी हैं, रोटियां भी हैं, चावल भी है, दही भी है, दूध भी है, तो ये संतुलित आहार होता है जो कि हमारे शरीर को शक्ति देता है, बलवान बनाता है। और अगर शरीर बलवान होगा तो बुद्धि का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो लिखिए, संतुलित व पौष्टिक आहार, संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से ही शरीर स्वस्थ व लेने से ही शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है। बनता है।
और तथा बुद्धि का विकास होता है, तथा बुद्धि का विकास होता है। अब देखिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उस व्यक्ति में अधिक होती है जो दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का सेवन करता है। अगर हम दूध, दही, फल और हरी सब्जियां खाते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ते। अगर कीटाणु हमारे पास आते भी हैं तो हमारे अच्छे कीटाणु ने लड़कर भगा देते हैं। तो पौष्टिक आहार से हम लेने से या खाते रहने से हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है। जो दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का सेवन करता है। हरी सब्जियों का सेवन करता है। फिर देखिए, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से शरीर जो है वो मोटा और अस्वस्थ हो जाता है। अब जो पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं वो पिज़्ज़ा, बर्गर काहे से बना होता है? मैदे से। और मैदा जल्दी से हमारे पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है और पचता नहीं है। जैसे गेहूं का आटा अगर 6 घंटे में पच जाता है तो मैदा वहीं पर 24 घंटे में जाकर 24 से भी ज़्यादा समय लेता है पचने में, और जो कि बहुत अधिक महीन भी होता है मैदा, इसलिए उसको पचने में बहुत समय लगता है और वो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। वो एक वसा के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। अब देखिए, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से शरीर मोटा और अस्वस्थ हो जाता है। चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ हो जाता है। अब देखिए, इसमें इसलिए संतुलित भोजन करो और तन और मन दोनों को स्वस्थ रखो। इसलिए संतुलित भोजन करो और तन और मन दोनों को स्वस्थ रखो। अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और यह
उक्ति होती है कोई भी कही हुई बात। ये उक्ति ठीक ही है, कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया, अगर हमारा काया का अर्थ है शरीर, अगर हमारा शरीर निरोगी है तो ये हमारे लिए सबसे अधिक सुखी होने की बात है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो शरीर में कोई रोग नहीं आएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें कोई रोग जल्दी से नहीं लगेंगे। तो ये बच्चों आपका अनुच्छेद था। अभी अगला अनुच्छेद है भारतीय गांव। अब देखिए, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भारत के गांव में निवास करती है। अनुच्छेद चौथा है ये भारतीय गांव। अब देखिए, भारतीय गांव कैसे हैं कि भारतवर्ष जो है वो गांव का देश है और भारत की आधी जनसंख्या गांव में निवास करती है और जो शहरी जनसंख्या भी है वो गांव पर ही उनका भी जीवन निर्भर होता है। शहरों में लोग क्रियाकलाप तो करते हैं, ऑफिस में नौकरियां करते हैं, पर उनके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? हमारे गांव, जो कि किसानी खेती करते हैं। गांव में किसान खेती करते हैं तभी वो अन्न उपजाते हैं और पूरे देश को पहुंचाते खिलाते हैं। तो देखिए, भारतवर्ष, चौथा अनुच्छेद लिखेंगे हम भारतीय गांव। भारत गांव का देश है। हमारे देश में अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं। हमारे देश में अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं। करते हैं। अब देखिए, इसमें उनका प्रमुख व्यवसाय, गांव में जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? कृषि, खेती। अब गांव में तो खेती पर ही निर्भर रहते हैं सभी। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि क्या होती? खेती। अब एक किसान जो है वो साधारण जीवन व्यतीत करता है। एक किसान साधारण जीवन व्यतीत करता है। एक किसान जो है वो साधारण जीवन अपना व्यतीत करता है, वह सीधा साधा होता है। सीधा साधा होता है।
सीधा साधा होता है। किसान जो है वो बिल्कुल सीधा साधा होता है, साधारण तरह के वस्त्र भी पहनते हैं। अब वे सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। वे सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम करते हैं। अब देखिए, जो किसान होता है वो बहुत ही परिश्रमी होता है। वो परिश्रम से नहीं घबराते। सुबह किसान जो हैं वो 4 बजे सुबह उठ जाते हैं और सुबह जाकर अपने खेतों में पानी लगाना है, कोई खेत की जुताई करना है, बहुत सारे काम जो हैं वो सुबह उठकर कर लेते हैं। और दिन भर धूप से भी वो नहीं घबराते, धूप में भी वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं। अब भारतीय किसान बहुत गरीब है। भारतीय किसान बहुत गरीब है। बहुत गरीब हैं। अब भारतीय किसान और उनके परिवार आज भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए भारतीय किसान और उनके परिवार आज भी पिछड़े हुए हैं। भारतीय किसान व उनके परिवार आज भी जो है वो पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए का मतलब है कि ज़्यादातर तो अनपढ़ ही हैं। पिछड़े, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, क्योंकि गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। और माता पिता जो हैं अपने बच्चों को जल्दी ही अपने साथ काम में लगा लेते हैं, तो काम में लगकर उनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है। पढ़ने ही नहीं जाते बच्चे। गांव में पढ़ाई की भी कम व्यवस्था होती है, जिससे वो और ध्यान भी नहीं देते। भारत सरकार उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है। जो भारत सरकार है, भारत सरकार उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही हैं। अब देखिए, सरकार तो प्रोत्साहित करती रहती है उन्हें कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और उन्हें खेती में भी कोई उन्हें चाहिए होता है। अगर अकाल आ गया या सूखा पड़ गया तो उन्हें राहत देती है, उन्हें उनके लिए पैसों की व्यवस्था करती है, और उन्हें उनके लिए लोन की भी व्यवस्था करती है, जिसमें उनका ब्याज भी नहीं पड़ता। पर क्योंकि उनका कृषि की उपज उनकी कृषि पर ही आधारित है, अगर उपज अच्छी है तब भी उन्हें उतना मूल्य नहीं मिल पाता, और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो ये भारतीय गांव के बारे में हमने देखा, अनुच्छेद 1। इसमें गांव के बारे में, किसानों के बारे में और किसानों की स्थिति के बारे में इस अनुच्छेद में बताया। और वाक्य भी कितने सरल सहज थे, और छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि एक दूसरे से सह संबंधित हैं। अब अगला हम अनुच्छेद लिखेंगे, मेरा अभिन्न मित्र।
अभिन्न का होता है प्रिय। तो अगला अनुच्छेद है हमारा मेरा अभिन्न मित्र। अभिन्न या प्रिय कह सकते हैं। आप भी इसको अपने आप भी लिख सकते हो कि मेरे प्रिय मित्र के बारे में 10 लाइन अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, आप खुद ही लिख सकते हो। मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। अब देखो, जैसे ही हम विद्यालय जाते हैं, नर्सरी में हमारा एडमिशन होता है छोटी क्लासेस में, तो हम बहुत ही परेशान रहते हैं कि कहाँ तो घर में रहते थे माँ के पास और कहाँ स्कूल आ गए। स्कूल जाके बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पर जैसे जैसे उसके साथ खेलने वाले बच्चे मिल जाते हैं, उसको झूला खेलते हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं टीचर के साथ, तो वो धीरे धीरे वहाँ अभ्यस्त हो जाता है और अपने मित्र के साथ वो बहुत अच्छी तरह से समय पार कर लेता है और घर आके अपनी माँ को बताता है कि आज तो मेरा मित्र भी बन गया, आज तो मेरी सखी भी बन गई या सहेली भी बन गई। तो उनको स्कूल में सहेलियों के साथ या मित्रों के साथ जाना अच्छा लगता है, उनके साथ पढ़ना, और फिर इसी के साथ हमारा मित्रता आगे बढ़ती जाती है और पढ़ाई चलती जाती है और बच्चे उसके साथ सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि अगर विद्यालय में मित्र ना हो तो इतना मन ना लग पाए जैसा मित्र के साथ मन लगता है। तो मित्र एक ऐसा व्यक्ति है, मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सभी पसंद करते हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। अब मित्र के साथ ही हम अब जिनके सच्चे मित्र होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब मित्र अगर सच्चा है तो भाग्य क्यों, अच्छा मित्र अगर हमें मिल जाता है तो वो हमेशा अच्छाई की ओर हमें अग्रसर करता है। और जैसे कि कहावत है कि अगर साथ अच्छा है तो हम निरंतर तरक्की करते जाते हैं, अन्यथा अगर संगति अच्छी नहीं है तो हम गर्त में चले जाते हैं। तो जिनके मित्र सच्चे होते हैं वे लोग भाग्यशाली होते हैं। जिनके सच्चे मित्र होते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब मेरा भी एक अच्छा मित्र है। मेरा भी एक अच्छा मित्र है। अब बच्चों, इसमें आगे का अनुच्छेद हम अगले वाले वीडियो में करेंगे पूरा। और धन्यवाद।